रिसेंटली 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के शहर रियो में 70th ब्रिक्स समिट संपन्न होती है। पुतिन एब्सेंट थे, शी जिनपिंग एब्सेंट थे। 2013 में जब से शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि ही वॉज एब्सेंट इन ब्रिक्स समिट। मोदी जी किसी भी ब्रिक्स समिट में अभी तक एब्सेंट नहीं रहे जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और जो थीम थी वो कह रहा था ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और उधर पीछे से यूएसए की भी निगाह इस समिट पर थी। कारण इस समिट से पहले डिक्लेयर कर चुका था यूएसए कि अगर किसी भी ब्रिक्स नेशन ने कोई ऐसा फैसला लिया जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा तो 10% एडिशनल टैरिफ आप पर लगेगा। यानी कि आपके यहां से जो सामान यूएस में आता है उस पर 10% इंपोर्ट टैक्स हम बढ़ा देंगे। तो अब ब्रिक्स में सब सोच रहे थे कि एक पाकिस्तान वाले मुद्दे पर शायद इंडिया प्रेशर बनाएगा और कहेगा पाकिस्तान को ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंक्लूड करो कि वो टेररिज्म फैलाता है। लेकिन हम सबको पता है भाई शी जिनपिंग नहीं थे, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव तो थे, तो ऐसा तो वो शायद नहीं होने देंगे। और ऐसा ही हुआ। पुराने टाइम मतलब पहले जैसे काजान में जो समिट हुई थी तो वैसा ही कुछ हुआ। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी टेररिज्म के खिलाफ, ऐसा कहा गया। अच्छा, ब्रिक्स करेंसी ये चर्चा में रही। काफी देश जो ब्रिक्स प्लस, अब तो हम ब्रिक्स प्लस कहते हैं, वैसे इस टॉपिक पे मैं बिल्कुल रूट से इस बात को समझाऊंगा कि कैसे ब्रिक्स जिस एजेंडा के लिए बन रहा है कि एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर पेश करेगा, क्या वाकई उसकी स्ट्रेंथ इस समय ब्रिक्स के पास है, क्या क्या इश्यूज है, सब समझेंगे। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है, जीरो टॉलरेंस की बात की गई, ब्रिक्स करेंसी पर चर्चा हुई, लेकिन इंडिया का स्टैंड सरप्राइजिंग काफी लोगों को लगा, क्योंकि इंडिया ने कहा ब्रिक्स करेंसी के हम अभी सपोर्ट में नहीं है। आप में से भी काफी लोग सोचेंगे अरे डॉलर का अल्टरनेटिव बन सकता है ब्रिक्स करेंसी, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए। काफी लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आप जरा सोचिए कि ब्रिक्स प्लस करेंसीज का 70% जीडीपी के आसपास तो भाई साहब चाइना कंट्रोल कर लेगा। और ऐसे में इतना इकोनॉमिक हेफ्ट अगर चाइना के पास हो जाएगा और सोचो कॉमन करेंसी बन जाए, जैसे यूरोपियन देशों, यूरोपियन यूनियन में भी यूरो जोन वाले देशों के लिए यूरो, जिसको एक सेंट्रल बैंक गवर्न करेगा, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया की जो ऑटोनॉमी है अपनी करेंसी पर वो कुछ कम हो जाएगी। सो दैट वाज इंडिया टेक कि कहीं चाइना इसको अपने लेवरेज में इस्तेमाल कर ले। और दूसरा, आपको पता ही है कि यूएस से इस समय ऑल आउट जा रहा है कि भाई सब डॉलर को रिप्लेस करने का जिसने कोशिश करा हम उस पर लगाएंगे टैरिफ। और फिर आप कहते रहना कि गलत है, सही है, गलत सही के पार एक दुनिया है जिसको ट्रंप क्रिएट कर रहे हैं। खैर, अभी जरा ब्रिक्स का बेसिक बताऊं तो ब्रिक्स का जो आइडिया है बीआरआईसी से आया था। वो जिम ओ नील एक इकोनॉमिस्ट थे, यूएस की कंपनी है गोल्डमैन सैक, उसके इकोनॉमिस्ट थे। तो इन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला। इन्होंने कहा भाई ये जो 4 इकोनॉमी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इनको इमर्जिंग इकोनॉमीज ना माने, ये ग्लोबल हेफ्ट पर रखेंगी, मतलब इकोनॉमिक पावर हाउस बनेंगे। अच्छा, क्रिटिसिज्म को लेकर भी यहां पर एक इशू था। मतलब जब ये समिट शुरू हुआ तो सबने कहा कि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ब्रिक्स के नेशन और ग्लोबल साउथ के नेशंस के लिए यही है कि यूएस यूनिलैटरल टैरिफ बढ़ा रहा है, धमकी दे रहा है। अभी तो रिलैक्सेशन दे रखा है, लेकिन पता नहीं कब दोबारा स्टार्ट कर दे। तो यार इसके खिलाफ तो कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट में यूएस का नाम लिया गया? नहीं लिया गया। लेकिन हाँ, इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि यार यूनिलैटरली ऐसा ना हो। अच्छा, चाइना और रशिया दोनों जो है रैपिड एक्सपेंशन के फेवर में है। जैसा आपको पता है बीआरआईसी से स्टार्ट हुआ था, बीआरआईसी ब्रिक 2006 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था, तो ब्रिक्स बन गया 5। और फिर 2024 में और ऐड हो गए, जैसे कि इंडोनेशिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान। अब सोचिए ईरान को कौन ज्वाइन कराना चाह रहा था? अरे भाई साहब, रशिया और चाइना चाह रहे थे कि यार हम, रशिया कह रहा था हम सैंक्शन से परेशान, ईरान सैंक्शन से परेशान, ले आओ यहां पर, राइट। अभी इन सब का स्पेसिफिक क्या एडवांटेज ब्रिक्स प्लस नेशंस को मिल रहा है, ब्रिक के सभी देशों को मिल रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ब्रिक्स प्लस की जो कैपेबिलिटी है वो केवल एनर्जी में नहीं, जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा बढ़ गई है। कैसे, हम बात करेंगे। लेकिन रैपिड एक्सपेंशन उसके फेवर में इंडिया नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि कोई आपका दोस्तों का ग्रुप है, आप दोस्त एक दूसरे के काम आ सकते हैं, एक दूसरे की ताकत है। लेकिन अगर उस ग्रुप में ऐसे लोगों को भी रैपिडली इंक्रीज कर लिया जाए जो आपकी आइडियोलॉजी, आपके इंटरेस्ट से मेल नहीं खाते, और उस ग्रुप में एक कोई ऐसा देश है जो आपका दुश्मन है, आपके लिए बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो जो रैपिडली एक्सपेंड करके नए देश जुड़ रहे हैं वो उसकी तरफ अलाइंड है, तो ग्रुप में आपका जो स्टेटस है भाई वो कम होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल कम होगा।
सेम इंडिया और चाइना की राइवलरी को मैच करके देखिए ब्रिक्स में, यानी कि चाइना अलाइन नेशंस अगर ऐड हो गए तो भाई इंडिया का हेफ्ट कम हो जाएगा। अब ओरिजिनल कैपेबिलिटी देखिएगा और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको कंपेयर कीजिएगा। 2010 का डेटा बताता है कि भाई 40% ग्लोबल पॉपुलेशन का, 20 to 25% ग्लोबल जीडीपी, लेकिन अभी देखिए 49% ग्लोबल पॉपुलेशन का। इसका मतलब समझते हैं आप, अरे इतना बड़ा कंज्यूमर बेस दुनिया का ब्रिक्स प्लस नेशंस के पास है। फिर 40% जीडीपी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का 25% और प्राइमरी क्रॉप प्रोडक्शन का 54%, यानी कि दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है ब्रिक्स प्लस, राइट। कंज्यूमर बेस भी है, वर्कफोर्स भी है, और यहां की इकोनॉमी पे जो इंपैक्ट होगा वो ग्लोबली इंपैक्ट करेगा। रशिया एनर्जी का हब है, ब्राजील एग्रीकल्चर, साउथ अफ्रीका मिनरल वेल्थ, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, क्रोमियम, प्लस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का अच्छा खासा एक्सेस आपको देगा। चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, कहेगा कि चीप मैन्युफैक्चरिंग करानी हो, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करानी हो, सब होता है। इंडिया मैसिव ह्यूमन कैपिटल है और सर्विस सेक्टर, और प्लस हम फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने की कगार पर है, मतलब वी आर पुशिंग फॉर दैट, राइट। हालांकि जेनरिक कैटेगरी में, लेकिन साउथ एशियन नेशंस, अफ्रीकन नेशंस, लैटिन अमेरिकन नेशंस को वैसे फार्मा प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अब हमारा डाइवर्स रीजनल इन्फ्लुएंस भी होगा इससे। कैसे? अगर ब्रिक्स को देखो तो देखो ब्राजील साउथ अमेरिका में है, राइट, और फिर इसके बाद आपका अफ्रीका में भी लोकेशन हो गई, एशिया, यूरोप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है इसकी डाइवर्स, ये शो करता है कि यार हम रीजनल इन्फ्लुएंस भी मैनेज कर सकते हैं। अब ओरिजिनल एजेंडा क्या था कि ग्लोबल साउथ के नेशंस को साथ रखना है। ग्लोबल साउथ क्या? अगर अब अर्थ को बीच में इक्वेटर है तो ऊपर हो गया ग्लोबल नॉर्थ और नीचे हो गया ग्लोबल साउथ, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ ग्लोबल नॉर्थ का रिलेशन इससे तो है, लेकिन साथ में डेवलप्ड नेशन से भी है। एग्जाम्पल देता हूं, अब अगर आप नॉर्थ की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया आपको यहां मिलेगा, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया को आप ग्लोबल साउथ बोलोगे? नहीं। कारण क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, वो डेवलप्ड नेशन है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से वो ग्लोबल नॉर्थ में है। भले ही अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें तो भाई वो साउथ में है, साउथ ऑफ इक्वेटर है ना। तो ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होता है डेवलप्ड नेशंस और ग्लोबल साउथ का मतलब होता है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस। तो उन्हीं की जो वॉइस है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, यहां पर सुनी जाए, ये एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से ब्रिक्स आया था। दूसरा रीजन ये था कि भाई वेस्टर्न नेशन जैसा चाहते हैं वही दुनिया में इको होता रहता है, वही बातें फैलती रहती हैं। तो ये जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है इसको रिप्लेस करके हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है। भाई कैसे लाओगे? अगर वर्ल्ड बैंक, IMF इस पर आपके देशों की इकोनॉमी डिपेंडेंट है तो कैसे लाओगे? तो हमने कहा चलो एक छोटा सा प्रयास करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, और इसमें पांचों नेशन ने बराबर कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था, तभी टोटल ऑथराइज कैपिटल $100 बिलियन बनी थी। आप में से कोई मुझे बताएगा कि NDB का रीजनल ऑफिस, रीजनल हेडक्वार्टर इंडिया में कौन से स्टेट में है? कमेंट में बताइएगा। इसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, इसको हम CRA कहते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, जो इंडिया में भी हुआ था 1991 में, याद है आपको? हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा इतना कम हो गया था कि हम केवल 3 हफ्ते का इंपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करना है तो भाई फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, डॉलर एटसेट्रा। तो ऐसे में CRA वहां पर हेल्प करेगा कि भाई IMF पर जिससे आपकी डिपेंडेंस कम हो सके, आप CRA फैसिलिटी से अपने इस जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो इशू है इसको कुछ हद तक मैनेज कर सकते हो। आपस में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। हालांकि एक एक चीज की मैं पोल अभी खोल लूंगा, क्योंकि यही तो मैं वीडियो का पर्पस है कि बताना पड़ेगा कि क्या हम चाह रहे थे लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबली अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए कह रहे थे आप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आपस में बढ़ाओगे। मल्टीपोलर ड्रीम, कारण आप इसको ऐसे समझिए, दुनिया में बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्या? तो आपके अंदर से आवाज आएगी सर लिबरल डेमोक्रेसी लगता है। अच्छा, तो लिबरल डेमोक्रेसी का आइडिया सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? US से, है ना। और अगर बेस्ट आइडिया ये है तो चाइना, रशिया, ईरान का भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्यों? कहा कि भाई आपके यहाँ जो सिस्टम है वो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जैसा नहीं है कि नहीं। तो कहने का मतलब है ये जंग आपके टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल की भी है, टाइप ऑफ पॉलिटिकल मॉडल की भी है, और कल्चरल सुप्रीमेसी की भी है।
तो ऐसे में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ये कहेगा कि भाई डाइवर्सिटी नीड टू बी रेस्पेक्टेड। रशिया के केस में पुतिन ही संभाल सकते हैं फिलहाल, और पुतिन जैसा ही कोई और आगे, क्योंकि रशिया में इतने इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। सेम इज विद चाइना। तो इनका कहना है भाई हमारा अपना अलग मॉडल है, अपनी अपनी यूनिकनेस है, आप हम पर क्यों चीजें थोप रहे हैं, राइट। तो अल्टरनेटिव मॉडल बनाना है इनको, जिसमें कि हर एक जो नोड है ग्लोबल लेवल पर वो अपने आप में एक पोल रिप्रेजेंट करे। केवल इकोनॉमिक पावर से कुछ नहीं होगा, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में रोल होना चाहिए। अब जैसे ही एक्सपेंड कर रहे हैं आपस में, जैसे 2023-24 एक्सपेंशन वाला फेज कहा जाता है, तो अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल इथोपिया को ऐड कर लिया। आप सोचेंगे सर इथोपिया को क्यों ऐड करा, सर इससे क्या ऐड, अरे क्या बात कर रहे हो, लोकेशन देखो आप इथोपिया की, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है और हर एक का फोकस हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर है। क्यों, वहां से होकर जाता है रेड सी, इजिप्ट, क्या बात कर रहे हो, मेडिटेरियन और रेड सी को जोड़ता है इजिप्ट, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो इस वजह से हम यहां पर एक्सपेंड कर रहे थे। हालांकि देखो अर्जेंटीना को भी ऑफर दिया था और लग रहा था कि अर्जेंटीना भी ऐड हो जाएगा, लेकिन अर्जेंटीना ने लास्ट मौके पर मना कर दिया, क्योंकि इनके यहाँ सरकार चेंज हुई और जो नए प्रेसिडेंट आए ही इज क्लोज टू यूएसए, क्लोज टू इजराइल, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी चॉइस जो है वो क्लियर वेस्टर्न अलायंस है। जबकि जो ब्रिक्स है वो शो अप होता है अल्टरनेटिव टू वेस्ट, तो भाई ये कैसे अल्टरनेटिव वेस्ट हो जाएंगे, ये तो क्लोज हैं यूएसए के, है कि नहीं। कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ रही हैं, आप सोचिए ईरान का ऐड होना, यूएई का ऐड होना, ब्रिक्स प्लस के मेंबर है ना, तो आपको नहीं लगता इस एरिया में जो ऑयल हब है, तो उस एरिया में, और साथ में रशिया भी है, तो ऑयल की जो इकोनॉमी है ग्लोबल लेवल पर, उसमें ब्रिक्स प्लस की पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है। ऑफर तो सऊदी को भी दिया, हालांकि सऊदी का भी फाइनलाइज होना बाकी है। कई जगह पर आप आर्टिकल में ना सऊदी का जिक्र पढ़ेंगे, लेकिन पूरी लाइन पढ़िएगा, पूरी लाइन ये कहेगी कि सऊदी हैज बीन इनवाइटेड, बट सऊदी अब इसको डिले कर रहा है, क्योंकि सऊदी को भी यूएस के साथ भी रिलेशंस को मैनेज करके रखने हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सऊदी को प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, यहां से यमन। तो ये भी रीजन कहा जा रहा है। खैर, लेकिन अगर सऊदी पार्ट बनता है तो भाई ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक बड़ा पार्ट जो है वो ब्रिक्स प्लस के पास ही हो जाएगा, तो पेट्रो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, रशिया। चलिए मोर देन वन बना देते हैं क्वेश्चन को, आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलते रहते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। और अगर आप में से कोई तैयारी अभी स्टार्ट करा ना सिविल सर्विस एग्जाम की, तो दिस कैन बी द बैच फॉर यू। ये अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब आज इसका ओरिएंटेशन था, और इंडियन पॉलिटी मैं ही इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ, बेसिक से लेकर डेप्थ तक एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। और उसके बाद फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एटसेट्रा सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे। आपका इंटरेस्ट अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिकल साइंस में है, तो दिस इज़ द गुड टाइम टू स्टार्ट। ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई को, अभी एडमिशन्स चल रहे हैं, क्लोज होने से पहले आप ज्वाइन कर लेंगे तो एडिशनल आपको फ़ायदा हो जाएगा, अभी डिस्काउंट भी लग जाएगा और टेस्ट सीरीज इसी में मिल रही है आपको। नाउ अब देखिए ब्रिक्स प्लस क्रिटिकल कैसे है। ये इजिप्ट की लोकेशन है, ये देखिए मिडिल ईस्ट, ये मिडिल ईस्ट, ये वाला पार्ट मिडिल ईस्ट है, ठीक है, और ये है आपका मेडिटेरियन। तो मेडिटेरियन और रेड सी इसको कनेक्ट करता है, और यूरोप का व्यापार भी इससे होकर जाता है, और एनर्जी का बड़ा पार्ट भी यहाँ से होकर जाता है, तो इस वजह से इजिप्ट ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए इथोपिया, अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्रिटिकल है। अब जैसे यहाँ पर चाइना ने भी बेस बना रखा है, वेस्टर्न कंट्रीज ने बना रखा है, तो अल्टीमेटली जिनका वहाँ पर बेस नहीं है, इथोपिया उनके लिए एक पार्टनर हो सकता है कि नहीं। तो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस हो गई। ईरान तो है ही स्ट्रेटेजिक भाई साहब, पर्शियन गल्फ, राइट, क्लोज टू रशिया, क्लोज टू चाइना, तो ईरान को तो आना ही था। यूएई क्लोज टू इंडिया एंड दीज एज वेल। तो अगर हम कहें कि इंडिया मिडिल ईस्ट को किस देश के थ्रू साध रहा है, मींस इंडिया की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में कौन सबसे क्रूशल लग रहा है, तो अगर आप नंबर ऑफ विजिट्स, फॉरेन एक्सचेंजेस को देखें तो यूएई है। इंडिया यूएई को एक ट्रांसशिपमेंट हब की तरह भी इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे कि हमारा ट्रेड यूएई के थ्रू एक्चुअली फिर नदर्न अफ्रीका में भी हो सके, क्योंकि यूएई के नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ फेवरेबल ट्रेड रिलेशन हैं, तो हम यहाँ पर सामान को लाएंगे और फिर बाकी जगह पहुँचाएंगे, राइट। अच्छा, एजेंडा भी एक्सपेंड हो रहा है। एजेंडा एक्सपेंड होने का मतलब कहा कि भाई अल्टरनेटिव टू डॉलर चाहिए। तो देखो इंडिया कह रहा है कि देखो अभी हम ब्रिक्स करेंसी के फेवर में तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोकल करेंसीज के फेवर में हैं, यानी कि अगर रशिया से हमें ट्रेड करना है तो रूबल और रुपी में कर ले, तो लोकल करेंसी एक्सचेंज के हम फेवर में हैं। यस, इंडिया इज इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव टू डॉलर, क्योंकि डॉलर जो है यूनिलेटरल
अपना सैंक्शन लगा देता है, अपनी मनमर्जी कर लेता है, तो वो हम उसके फेवर में नहीं है। ये जो डॉलर की ग्लोबल मोनोपोली है उसके तो हम खिलाफ हैं। यहाँ पर इंडिया एक बैलेंसिंग गेम खेलता है। बैलेंसिंग का मतलब एक तरफ हम ब्रिक्स का ही पार्ट हैं, दूसरी तरफ हम क्वाड का भी पार्ट हैं। चाइना कहता है ये देखिए ये ब्रिक्स का ही पार्ट है, क्वाड का ही पार्ट है, कैसे फिर ये हमारे साथ कमिटेड रहेंगे। तो इंडिया का कहना है कि देखो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं। अब हम आपके एजेंडा के हिसाब से तो नहीं चलेंगे, आप जिस तरीके से एजेंडा डिसाइड करेंगे। इंडिया के इंटरेस्ट में अगर यूएसए को साथ लाना भी है, कारण क्योंकि जब चाइना के साथ हमें प्रॉब्लम होगी तो रशिया से आप ये एक्सपेक्ट ना करिएगा कि रशिया इंडिया के साथ ही खड़ा रहेगा, है ना, क्योंकि रशिया खुद डिपेंडेंट है इस समय चाइना पर, क्योंकि वहां से सैंक्शन होने की वजह से, वेस्ट से सैंक्शन होने की वजह से रशिया एक मेजर एक्सपोर्ट चाइना को ही तो करता है, वहीं से तो पैसा जाता है। तो ऐसे में हम कॉल करेंगे, रशिया कहेगा मेरी तो मजबूरी है, जरा समझिएगा। तो इस वजह से हमें स्ट्रेटेजिक बैलेंस रखना पड़ेगा देश की सुरक्षा के लिए यूएसए, क्योंकि यूएसए को चाहिए चाइना को एक्चुअली कंट्रोल करना, राइट। अब देखिए क्रैक्स देखते हैं इस वॉल में क्या क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि कई सारी बातें जो कही गई, जैसे एक न्यू फाइनेंशियल सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे, अल्टरनेटिव टू ब्रिटेन वुड स्टार्ट कर देंगे, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कैन बी एन अल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक। तो क्या वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव बन पा रहा है जैसे एनडीबी सीआरए जैसे अरेंजमेंट? आंसर इज नो। अभी भी दुनिया में वेस्ट का ही डोमिनेशन है। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में जो टोटल कैपिटल है वो फ्रैक्शन है। तो पैरेलल पिलर तो भाई साहब अभी नहीं बने हैं, और जब से बनाए तब से लेकर अभी तक इसकी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ना चाहिए था, अभी उतना मतलब अभी बढ़ा ही नहीं है। पॉइंट ये है कि इसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। प्लस दुनिया का जो ट्रेड है अभी भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, और इन सब में प्रभुत्व किसका? वेस्ट का। तो क्या अभी ब्रिक्स प्लस कंट्रीज तैयार हैं वो रिस्क लेने के लिए कि हम इंटरनेशनल जो ट्रेड रूल्स इन देशों ने बना रखे हैं हम इनको चेंज करके नए रूल्स बनाएंगे? तो अभी ये भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रिस्क इकोनॉमी पर होगा, इकोनॉमी में शॉक लगेगा। तो कहा जा रहा है कि ये एनडीबी सीआरए अरेंजमेंट अभी भी ये शेडो की तरह ही है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के। और अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर अभी भी अमंग द टॉप प्रेफर्ड इंटरनेशनल करेंसी है। ये एक हकीकत है, हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी देश की इकोनॉमी में डॉलर का एक बड़ा रोल है। हाँ, डॉलर की डिपेंडेंस को कम करने के लिए अल्टरनेटिव पर जाना, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट पर जाना, वो एक ब्रिक्स प्लस ने किया है, वो एक सक्सेस है। लेकिन इज इट एनफ टू रिप्लेस डॉलर? भाई वो एनफ नहीं है भाई, वो तो अभी स्लो है। यूएनएससी रिफॉर्म्स, इंडिया तब से कहता आ रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाओ, इंडिया ब्राजील दोनों को परमानेंट मेंबर बनाओ, लेकिन क्या बन पाया? नहीं। अरे चाइना ही नहीं बनने देगा भाई, चाइना वहां पर P5 का नेशन है, वो वीटो लगा देगा। तो अभी खुद ब्रिक्स के नेशन ही यूएनएससी रिफॉर्म पर एकमत नहीं है, राइट। जो इंडिया चाह रहा है कि भाई आगे बढ़ो। साउथ साउथ कोऑपरेशन की हम बात करते हैं, लेकिन क्या ब्रिक्स के सारे देश एक्चुअली साउथ साउथ कोऑपरेशन पर एकमत हैं? आंसर इज नो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं ब्रिक्स के सभी देशों के ट्रेड की बात करूं तो ब्रिक्स का जो आपस में ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, हाँ जी हुआ है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज से इनका जो ट्रेड है वो ज्यादा ग्रोथ उसने पाई है। तो इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है कि ब्रिक्स इज बीइंग यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ कन्वीनियंस, नॉट दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट कि वो अल्टरनेटिव ऑर्डर ला रहा है, क्योंकि कोई वेस्टर्न नेशंस के साथ अपने ट्रेड को रिस्क पे नहीं करना चाह रहा है। प्लस इंटरनल फॉल्ट लाइन, हम जानते हैं इंडिया और चाइना की राइवलरी, हम तो कह रहे हैं चाइना इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी लेवरेज के लिए करेगा, तो ऐसे में वो इंडिया को बर्दाश्त नहीं होगा। तो इंडिया कुछ पॉइंट्स पर फिर चाइना और ओवरऑल ब्रिक्स कम्युनिटी से अपोजिट भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर इश्यूज भी हमारे हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। हालांकि डीएस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट हमने अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स किया था, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी है ना। और प्लस ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ इतना भारी है हमारा, तो ऐसे में इंडिया वैसे आरोप लगाता है कि चाइना तुम अपनी मार्केट का एक्सेस नहीं देते। तो ब्रिक्स, अगर वो ब्रिक्स करेंसी बना ले और सेंट्रल बैंक बन जाए तो हो सकता है भाई इंडिया के इंटरेस्ट को ओवरशैडो करने की कोशिश करे। बीआरआई के थ्रू, बीआरआई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर जा रहा है। प्लस चाइना कहता है देखो तुम क्वाड के पार्ट हो, क्वाड तो एक क्लिक है, क्लिक का मतलब समझते हैं, यानी कि एक ऐसा समूह जो चाइना को रोकने के लिए बना है। तो हमने कहा भाई हम रोकने के लिए नहीं बना रहे, हमने तो क्वाड को इसलिए बनाया क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम हो, कोई अपना राज ना चलाने की कोशिश करे, अपने क्लेम को एक्सटेंड ना करने की कोशिश करे, वो तो हम इसलिए हैं। हालांकि यूएसए इसको सिक्योरिटी के तौर पर देखता है, इंडिया सिक्योरिटी के तौर पे नहीं देखता। इंडिया कहता है भाई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में क्वाड का इस्तेमाल हम
इस रीजन में डेवलपमेंट में करेंगे, बाकी जो छोटे छोटे नेशन हैं उनको सपोर्ट करने में करेंगे। लेकिन चाइना इसको अपने लिए एक रिस्क देखता है। चाइना देखता है मुझे घेरने की स्ट्रेटजी है, राइट। एक तरफ इंडिया ब्रिक्स में, उधर क्वाड में, तो दोनों को हम तो देखो बैलेंस कर रहे हैं। ईरान, अब देखो ईरान को हमने यहाँ पर पार्ट बनाया, सऊदी बना नहीं, लेकिन अगर सऊदी बन जाता है, क्योंकि असल में चाइना इसमें एक प्ले कर रहा है। चाइना सऊदी और ईरान के बीच में स्टेबिलिटी लाना चाहता है। बीजिंग में समिट भी हुई जिसमें कि मीडिएशन चाइना करा रहा था। चाइना ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग सऊदी और ईरान, मतलब आफ्टर इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। कारण क्योंकि ईरान शिया वर्ल्ड का लीडर, सऊदी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर, वैसे सुन्नी देश, सुन्नी मेजोरिटी। तो चाइना कह रहा है कि यूएस से तुमसे नहीं होगा, मिडिल ईस्ट की में स्टेबिलिटी हम लाएंगे। और इसके लिए वो सऊदी से कह रहा है कि अरे आप इसका ही पार्ट बनिए ना ब्रिक्स प्लस का। तो लेकिन बात यह है कि अगर बन भी गए तो क्या इनकी इंटरनल राइवलरी कम हो सकती है, क्योंकि सऊदी का स्ट्रेटजिक इंक्लिनेशन, यानी कि सऊदी की सुरक्षा की ज़रूरत और इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी यूएस से है। सऊदी अपने विजन 2030 में अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर रहा है। आपने सुना है सऊदी यू कैन से टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनने के लिए एफर्ट कर रहा है, सर्विस सेक्टर और यू कैन से सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजिकल वेंचर्स में जा रहा है। लेकिन उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अमेजन ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया। कोई मुझे बताएगा, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट सऊदी का, मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। मतलब नेक्स्ट लेवल की सिटी बना रहा है सऊदी, और उसके लिए उसको चाहिए यूएसए की कंपनीज की टेक्नोलॉजिकल हेल्प, इन्वेस्टमेंट। पैसा उसके पास है, बट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अबाउट कि जो टॉप टेक कंपनीज वहां पर स्टेक लेंगी, तो सऊदी की इकोनॉमी के उस पार्ट को ग्रो करने में उनका भी स्किन होगा इन द गेम। तो पॉइंट ये है कि सऊदी यूएसए को छोड़ेगा नहीं फिलहाल, और ईरान कहेगा भाई हमारे लिए तो यूएसए दुश्मन है। तो भाई इनके डायनेमिक्स को कैसे मैनेज करोगे आप? फिर डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन सिस्टम। अब इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यहाँ डेमोक्रेसी है। चाइना, रशिया और ईरान पर कहा जाता है कि भाई तुम नहीं हो डेमोक्रेसी। तो पॉइंट है कि यहाँ का जो अथॉरिटेरियन रूल है ये अल्टीमेटली कुछ पॉइंट्स पर आइडियोलॉजिकली अलाइन नहीं होंगे। मतलब ह्यूमन राइट्स का मुद्दा, डेमोक्रेसी का मुद्दा। अब ये क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि देखो, अगर यूरोपियन यूनियन सक्सेस हुआ तो उसका एक बड़ा कारण क्या था कि आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो कन्वर्ज कर रहे थे। लेकिन क्या ऐसा कन्वर्जेंस कि हम एक दूसरे की बिल्कुल ज़रूरत है, हम आपस में पहले दूसरों के बाद में हैं, क्या ऐसा कुछ ब्रिक्स प्लस में दिख रहा है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसी एजेंडा ड्रिफ्ट, मतलब किसी के लिए एजेंडा कुछ है, दूसरे के लिए एजेंडा कुछ है, राइट। जैसे अभी मैंने एजेंडा में डिफरेंस बताया, रशिया का इंटरेस्ट है कि ब्रिक्स प्लस का इस्तेमाल करना है अगेंस्ट यूएसए, इंडिया कहता है नहीं करना, राइट। चाइना कहता है यूएसए का अल्टरनेटिव, हम कहते हैं कि भाई नहीं, हमें यूएसए की भी जरूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स का इस्तेमाल एक न्यू कोल्ड वॉर के टूल की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया इस न्यू कोल्ड वॉर में फंसना नहीं चाह रहा है। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करना चाहता है। अब वेस्ट की काउंटर स्ट्रेटजी, वेस्ट तो भाई पहले से ही अंदेशा दे रहा है कि अगर आपने एंटी यूएसए कुछ पॉलिसी बनाई तो हम आप पर टैरिफ को बढ़ा देंगे। प्लस अभी भी आपको ज़रूरत तो है ही वेस्टर्न नेशंस की। प्लस वेस्ट कह रहा है कि हर चीज़ डराने से नहीं होगी। यूरोपियन नेशंस भी इस पर काफ़ी सजग है कि अब ब्रिक्स प्लस एक बड़ा और पार्ट बन गया और कहीं हमें साइड लाइन ना कर दें। तो ब्रिक्स प्लस अपने ट्रेड एंगेजमेंट्स इन देशों के साथ बढ़ा रहे हैं। तभी मैंने कहा कि यार इनका जो ग्रोथ है ट्रेड विद नॉन वेस्टर्न कंट्रीज वो बढ़ा है। प्लस यूएसए देखो क्वाड तो बनाया हुआ है, I2U2 बनाया हुआ है मिडिल ईस्ट में, जिसमें यूएई भी है। तो यूएई ब्रिक्स प्लस का मेंबर, लेकिन वहां पर यूएसए ने इसको I2U2 का मेंबर बनाया हुआ है कि भाई अल्टरनेटिव टू यूएसए नहीं बनना चाहिए ये, राइट। तो एक कहने का मतलब है कि जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा है द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, जिससे कोई अल्टरनेटिव ना बने। और इसी वजह से एक इनर्शिया भी है ग्लोबल ऑर्डर में, कि जो इनर्शिया इस वजह से कि बड़ा बदलाव जो आप चाह रहे हैं वो बड़ा बदलाव अभी लग नहीं रहा है कि आ रहा है। क्या इंडिया यहाँ पर कुछ बेटर कर सकता है, सीमेंट कर सकता है? तो देखो, इंडिया यहाँ पर एक बैलेंसर का रोल तो निभा रहा है, लेकिन आप ये सोचो केवल इंडिया ही ऐसा नहीं कर रहा। ब्राज़ील भी नहीं चाहता यूएसए के खिलाफ जाना, साउथ अफ्रीका भी नहीं चाहता यूएसए के खिलाफ जाना। दोनों को पता है कि भाई देखो, रशिया की अपनी मजबूरी है क्योंकि यूएसए की पॉलिसी रशिया के अगेंस्ट रहती है। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया है कि वो अल्टरनेटिव सोच सकता है। यूएसए की इकोनॉमी को जरूरत है चाइना की, तो यूएसए पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, भाई ये प्रिकेरियस सिचुएशन में है, ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये इतना बड़ा रिस्क कैसे ले ले? रिस्क अलग अलग है ना।
तो इंडिया एक तरीके से कोशिश कर रहा है कि इसको एंटी वेस्टर्न कैंप ना बनाया जाए, जिससे ना तो इन मेंबर नेशंस के इंटरेस्ट हैम्पर हों और बाकी जो नए मेंबर नेशंस आए हैं वो भी अपनी रिलेशंस को मैनेज कर सकें। इसी को हम कहते हैं इंडिया की वॉक अराउंड स्ट्रेटजी। जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो तो भाई उसका एक दूसरा तरीका निकालो जिससे कि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड वे में काम करता रहे। तो इंडिया हम कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ पे चल रहा है, वो मोरल पॉलिटिकल वेट दोनों मानकर चल रहा है कि हाँ ठीक है भाई, हमें साउथ साउथ नेशंस की लीडरशिप करनी है, लेकिन साउथ साउथ नेशंस के लिए तुम्हें IMF वर्ल्ड बैंक का भी लेवरेज लेना है, और जो अपने इंस्टीट्यूशंस तुम बना रहे हो जैसे NDB CRA अरेंजमेंट कर रहे हो तो उसकी कैपेबिलिटीज़ को ही बढ़ाना है। तो सीधा अल्टरनेटिव नहीं, पहले कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाओ फिर जाकर देखेंगे। हमने लोकल करेंसी के ट्रेड को तो बढ़ावा दिया ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो ब्रिक्स जो है एक सही स्टेप है और सही डायरेक्शन है, लेकिन इंडिया के जो कंसर्न है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट? तो उसी के हिसाब से इंडिया भी चल रहा है एज पर द पॉइंट्स दैट आई हैव शेयर्ड जस्ट नाउ। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट? क्योंकि इतने सारे आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स हैं नेशंस के बीच में, तो यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट पर आना काफ़ी टफ है, राइट? कॉमन इंटरेस्ट केवल एक ही है कि भाई अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ। तो एक थ्योरी है जो मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाता हूँ, वो कहती है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सबके काम के होते हैं वो अमूमन सबको करीब लेकर आते हैं। तो ब्रिक्स को अगर वैसे इमर्ज होना है तो ब्रिक्स को इस फ्रेमवर्क में नए इनिशिएटिव्स की जरूरत होगी और उनको ड्यू कैपेबिलिटीज देने की जरूरत होगी। अगर सब कुछ है आपको क्लियर, यू कैन मेंशन वाह, जय हिंद इन कमेंट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपना। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं